माननीय राम प्रकाश भारती जी, पूर्व एमएलसी, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। और आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय राजकुमार विद्यार्थी जी, हिमाचल प्रदेश। और संचालन कर रहे हैं माननीय योगेश गौतम जी, नेशनल कमांडर धम्म सेवक संघ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग पर्यावरण से संबंधित चर्चा करते हुए संविधान के अंदर पर्यावरण का क्या महत्व है और हमारे पर्यावरण के संबंध में क्या कर्तव्य है और आधुनिक पर्यावरण के संबंध में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको शामिल किया जा सकता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि आज 5 जून है और 5 जून को पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। What is the importance of environmental study in our life? पर्यावरण से अध्ययन में हमारे जीवन में क्या महत्व है? आखिर हम पर्यावरण का अध्ययन क्यों करें? What is the importance? पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण से आशय ये है कि हम जिन चीजों से आप घिरे हुए हैं, जैसे कि झील है, तालाब है, मिट्टी है, वायु है, चल अचल वस्तुएं हैं, हवा है, ये जो सब चीजों से हम घिरे हुए हैं, इसका एक आवरण है। इस आवरण में हम घिरे हुए हैं और ये जो जिस चीजों से हम घिरे हुए हैं, उन चीजों को कुदरत के द्वारा एक संतुलन के अनुसार बनाया गया है। उसकी मात्रा कम या ज्यादा होने पर प्राणियों के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो भारत के संविधान को जब हम देखते हैं तो भारत के संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 51A। 51A मूल कर्तव्य है लोगों के, जो भारत के नागरिक हैं उनका मूल कर्तव्य है कि व्हाट्स आर द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि भारत के नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं उसको स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 में संस्तुति किया गया था और स्वर्ण सिंह समिति द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था कि भारत के नागरिकों के कुछ कर्तव्यों को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि कार्यपालिका के कर्तव्य हो गए और उनकी शक्तियां हो गई, न्यायपालिका के कर्तव्य हो गए
उनकी शक्तियां हो गई, और विधायिका के कर्तव्य हो गए, उनकी शक्तियां हो गई, नागरिकों के अधिकार हो गए, तो फिर उनके कर्तव्य भी बनते हैं। एक ऐसा भारत देश जिसके अंदर विश्व स्तर के उच्च कोटि के मानव रहते हो, उच्च कोटि की सभ्यता हो, उच्च कोटि का वैज्ञानिक विकास हो, भारत के अंदर जो है मानवता हो, क्षमता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, विज्ञान हो, इन सब के साथ औद्योगिक विकास हो, राष्ट्र की एकता हो, राष्ट्र की अखंडता हो, सामाजिक आर्थिक विषमता ना हो, ऐसे भारत को निर्माण करने के लिए एक गाइडलाइंस की आवश्यकता है जो नागरिकों के द्वारा भी पालन की जाए। इसलिए मूल कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया, और फिर जो है 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल कर दिया गया। आज जब हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से मूल कर्तव्यों का अध्ययन करते हैं, तो इसके अंदर अनुच्छेद 51A और पॉइंट नंबर 7 का अध्ययन करते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो ये ड्यूटी है हम नागरिकों की, प्राकृतिक पर्यावरण के, प्राकृतिक यानी जो नेचुरल रूप से हमको एनवायरमेंट मिला है, जैसे कि वन, झील, नदी, और उन वनों के अंदर जो प्राणी रहते हैं उनकी रक्षा करें, उनकी रक्षा करें। इट इज अवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें, और जो है उसको रक्षा करने के अलावा जो है, जो प्राणी है उनके प्रति दया का भाव भी रखें। इट इज आवर ड्यूटी। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जब पर्यावरण की बात होती है तो ग्रीन गैस का मामला उत्पन्न होता है। हरित गैस, हरित गैस ऐसी गैसें होती हैं जो औद्योगिक विकास के कारण जो है उत्पन्न होती हैं, और वह ओजोन परत को नष्ट करती है। ओजोन परत को जब वह नष्ट करती हैं, क्या होता है कि जो पूरी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में, यानी कि जो धरातल है उससे करीब करीब जो है 70 से 100 किलोमीटर के बीच जो है ऊपर जाकर के ओजोन गैस का बहुत बड़ा भंडार है। उस भंडार को हम एक लेयर के रूप में काउंट करते हैं कि वह ओजोन परत जो है पूरे भारत, पूरी पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ से कवर्ड की हुई है। और ओजोन गैस यानी कि ओजोन गैस एक छतरी के रूप में काम करती है, जो कि जो सूरज है उसके द्वारा जो किरणें आती हैं, वह सीधा अल्ट्रावायलेट किरणें जो है पृथ्वी पे ना आ पाए, और जो है पृथ्वी को उतना ही गर्मी मिले जितनी पृथ्वी को आवश्यकता है।
तो ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है और जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म नहीं हो पाती है। परंतु ये जो हरित गैसें हैं, औद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे फियान गैस है, इस तरह से कई गैसें हैं जो हरित गैस के रूप में होती हैं। उन गैसों का प्रभाव ये होता है कि वो गैस ओजोन परत यानी O3 से क्रिया करके ओजोन गैस को समाप्त करती है। जिस जगह पर औद्योगिक विकास होता है, उस जगह पर बड़े पैमाने पर हरित गैस उत्पन्न होती है और वो गैसें हवा के माध्यम से ऊपर जाती हैं और ओजोन परत यानी O3 से जो है क्रिया करने के बाद जो है उस गैस को समाप्त करती है। धीरे धीरे करके वो O3 जो है ओजोन परत जो है ओजोन गैस खत्म होती चली जाती है और एक ऐसा भाग उत्पन्न होता है जहां पर ओजोन परत नहीं होती पृथ्वी की और जो है सन के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जब सन और पृथ्वी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो सूरज की रोशनी सीधा पृथ्वी की तरफ आती है और पृथ्वी पर आने के बाद वह पृथ्वी के धरातल से टकरा के वापस जाती है। परंतु जब सीधी जो आती है गैसें, वह पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती है और पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा जो है निकल नहीं पाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने के कारण जो है ये ऊष्मा जो आसमान से आती है सूरज से वो धीरे अवशोषित हो जाती है और पृथ्वी पर रुक जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। और जब पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव ये पड़ता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, पूरी दुनिया की जो है पूरी दुनिया गर्म होती है और गर्म होने के कारण जो 1/3 जो है थर्ड पृथ्वी का ऐसा एरिया है जो बर्फ से ढका हुआ है, वहां के टेम्परेचर में भी जो है वृद्धि होती है और जब वहां के टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो वहां की बर्फ पिघलती है और उस बर्फ के पिघलने से समुद्र का तल जो है पानी का बढ़ता है। आपने विगत वर्षों में सुना होगा कि शिव का लिंग शिवलिंग जो जम्मू एंड कश्मीर में था, बना हुआ था, बर्फ से वो पिघल गया। शिव का लिंग जिसकी पूजा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारत के लोग जाके करते हैं अमरनाथ में, वहां पर जो है वह शिवलिंग जो है पिघल गया। अब शिव का लिंग पिघल गया, अब भक्त पूजा किसकी करें? तो आर्टिफिशियल लिंग की स्थापना की गई बर्फ के माध्यम से, यानी कि मानव ही नहीं, इस ग्लोबल वार्मिंग से शिव का लिंग भी पिघल रहा है, शिवलिंग भी पिघल गया। छोटे छोटे द्वीप जो समुद्र के किनारे थे, समुद्र तल पर पानी की वृद्धि होने से वो डूब गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। मुंबई के भी डूब जाने की संभावना है। समुद्र के आसपास जो छोटे छोटे द्वीप हैं, क्योंकि जब ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और गर्म होगा तो निश्चित रूप से जो है पानी का तल बढ़ता चला जाएगा और डूबने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो पहला संकट तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से वाटर का फ्लोड आएगा, बाढ़ बढ़ेगी और डूबते हुए लोग चले जाएंगे।
दूसरा संकट ये है, हरित गैस का यह प्रभाव है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड, ये जो प्रदूषित गैसें हैं, ये जब हवा के माध्यम से बादल तक जाती हैं और बादल में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वहां पे बड़े पैमाने पे इकट्ठा होती हैं, जब बरसात होती तो यह एसिड का रूप धारण कर लेती है, अम्ल बन जाती हैं, तेजाब बन जाती हैं। और जब इनकी बारिश होती है तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, इमारतें नष्ट हो जाती हैं, पशु जन की हानि होती, यहाँ तक कि ताजमहल के ऊपर जब एसिड रेन का प्रभाव हुआ तो उसके संगमरमर से क्रिया करके उसके रूप पर भी प्रभाव पड़ा। इट इज इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन। तो तीसरा बिंदु यह है कि जो गर्मी बढ़ती है उसकी वजह से जो है फसलें समय से पूर्व तैयार हो जाती है या नष्ट हो जाती है, पशुओं की जान हानि होती है और बड़े पैमाने पे जो है जो मनुष्य है और जो जन हानि है वह होती है। इस तरीके से ये पर्यावरण जो है उसकी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है ये। भारत के संबंध में मैं बता चुका हूँ कि भारत के अंदर जो है ताजमहल पर रेन हुई, एसिड रेन हुई, जिसकी वजह से ताजमहल प्रभावित हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ के अंदर शिवलिंग प्रभावित हुआ, वो बर्फ का बना हुआ शिवलिंग गल गया, उसके लिए आर्टिफिशियल शिवलिंग बना करके फिर भक्तों को वहां पर जो है पूजा का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये इट इज ए इफेक्ट। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरी दुनिया से पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं उनको नष्ट भी कर सकती है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा और कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा तो कार का एसी और घर का एसी काम करना बंद कर देता है, लोग जो है गर्मी से परेशान हो जाते हैं और फिर जो है गर्मी के कारण हॉट स्ट्रोक होता है, हार्ट स्ट्रोक होता है और लोगों को हार्ट अटैक होते हैं। जाड़ा ज्यादा पड़ने से भी हार्ट अटैक होता है और गर्मी ज्यादा पड़ने से भी हार्ट अटैक होता है, क्योंकि गरम गरम जब हवा बॉडी के अंदर जाती है, हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है और हार्ट बीट इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि हार्ट अटैक की जो है घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं इंटरनेशनल लेवल पर जब स्टडी की जाती है तो इनका समाधान क्या है, इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि नेचर के द्वारा जिस अवस्था में जो प्रकृति द्वारा हमें पृथ्वी प्रदान की गई है उसको उसी अवस्था में बनाए रखने का प्रयास किया जाए। तो कैसे होगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में यह ड्यूटी डिसाइड की गई है भारत के नागरिकों की कि प्राकृतिक पर्यावरण की, यानी एज इट इज जैसा हमको मिला है कुदरत द्वारा, हमको झील मिली, हमको झील बनाए रखना है, हमको जो है वन क्षेत्र मिला, हमको वन क्षेत्र बनाए रखना, हमको नदियों को बनाए रखना है और जो वन जीव हैं उनकी रक्षा करनी है। न केवल उनकी रक्षा करनी है बल्कि उनकी अभिवृद्धि का प्रयास करने की कैसे जो है प्राकृतिक वातावरण बनाए रखा जाए। इट इज अवर ड्यूटी। दूसरा है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और ऐसा जो है विकास, सतत विकास, जिसके माध्यम से विकास भी हो और जो है विकास के कारण पर्यावरण को क्षति भी ना हो, ऐसा प्रयास करना
जो है दुनिया के मनुष्यों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर डिसाइड हुआ। उसके लिए कई समिट हुए, पृथ्वी का अर्थ समिट हुए, पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारी जो है मीटिंग होती रहती है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर जब हम भारत देश के अंदर की बात करें, तो भारत देश के अंदर पर्यावरण दूषित करने के कौन-कौन से कारक हैं? तो पहला कारक यही है कि विधिक अज्ञानता। लोगों के पास ज्ञान की बड़ी कमी है। ज्ञान की कमी के कारण जो है वो पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि इसकी वजह से आने वाले कल में कितना बड़ा संकट खड़ा होगा। जैसे कि हम धार्मिक दृष्टि से जब बात करें तो हर दिन त्योहार का ही है। और फूल और माला जो चढ़ाई जाती है ईश्वर के ऊपर, उसको संभाल के रख लेते हैं और संभालने के बाद उसको किसी पवित्र नदी में डाल देते हैं। तो पर्यावरण को दूषित करने का एक प्रमुख कारण है, वो है धार्मिक कारण। धार्मिक मान्यताएं जो ये कहती हैं कि धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग की गई वस्तुओं को किसी पवित्र नदी में डाल दिया जाए, जिसमें क्या-क्या है? पुष्प है, माला है, राख है, अन्य सामग्रियां हैं, यहाँ तक कि मृतक के व्यक्ति की जो अ, राख होती है और जो हड्डियां होती हैं, उन अस्थियों को भी ले जा करके नदी में डालते हैं। जिस नदी को स्वच्छ रखना है, जिसकी हिफाजत करनी है, जिसका पानी पीते हैं, जिसके अंदर करोड़ों वन्य जीव, करोड़ों जीव जंतु रहते हैं, उस जल को प्रदूषित करने का प्रमुख कारण है धार्मिक कारण। एक, जिसकी वजह से नदियां प्रदूषित होती हैं। धार्मिक कारणों में जैसे कि फूल है, माला है और राख है, अस्थियां हैं, इनको किसी पॉलीथीन में भर के और नदी में डाल देते हैं और वह पॉलीथीन पृथ्वी के वो नदी के अंदर इकट्ठा होती है। तो पॉलीथीन से जो है नदियां जो है प्रदूषित होती हैं। उसके अंदर जो सामग्री डाली जाती है उससे भी प्रदूषित होती हैं। यहाँ तक कि जो लाशें हैं मृतक की, उनको जल में सहरा देते हैं, बहा देते हैं। उसकी वजह से भी जल प्रदूषित होता है। तो ये जल के प्रदूषण के धार्मिक कारण हैं। जैसे कि गणेश उत्सव होता है, गणेश उत्सव के दिन या दुर्गा माता की जो पूजा होती है, उसमें भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाते हैं और बनाने के बाद जाकर के उसको नदियों में जाके डाल देते हैं। जब हम उत्सव के रूप में इनको आस्था के रूप में करते हैं तो छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी बहुत सारी मूर्तियां नदियों में डाल दी जाती हैं और वह जो है प्रदूषण का कारण बनती है, क्योंकि उसमें केमिकल भी होता है और उसमें बहुत सारी नाना प्रकार की चीजें से बनी हुई होती हैं, पुष्प होते हैं, माला होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर उसी जल में नहाते भी हैं और जो है जल प्रदूषित होता है। तो नदियों के जल का के प्रदूषण का प्रमुख कारण है धार्मिक कारण। उसके अलावा व्यावसायिक कारण, कि नदियों के जो है किनारे
औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाए जाए, ताकि जो है उनसे जल लिया जाए और जल लेने के बाद जो है उस जल का उपयोग किया जाए और उस प्रदूषित जल को फिर वह पुनः प्यूरिफाइड किए बगैर उसी नदी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से औद्योगिक कार्यों के कारण जो है जल जो है प्रदूषित होता है नदियों का। तो धार्मिक कारण, औद्योगिक कारण और उसके बाद जो है अन्य कारण में भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से नदियों का जल प्रदूषित होता है। अब प्रदूषित जल को हम लोग पीते हैं और उसमें नाना प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, उसी प्रदूषित जल में जाके नहाते हैं। पता चला गंगा जी में स्नान किया था, उसके बाद से बाल झड़ रहे हैं। क्यों झड़ रहे हैं भाई? जब आप गए थे तो आपको इन्फेक्शन हो गया, आपकी बॉडी में किसी मृतक की जो है बॉडी का कोई पार्ट जिसमें इन्फेक्शन था वो लग गया। आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, दमे की भी बीमारी हो सकती है और जो है संक्रमण भी हो सकता है और त्वचा की भी बीमारी हो सकती है क्योंकि केमिकल है उसमें। तो स्वच्छ जल को हम इतना जो है अशुद्ध बना देते हैं कि वह छूने योग्य नहीं होता है और पीने योग्य की तो बात ही नहीं कर सकते। तो मुख्य समस्या जो मैंने अपने देश के नागरिकों की राष्ट्रीय महासभा के माध्यम से जो है हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कर सकते। आपको मैं बताऊं कि एक अधिवक्ता थे एमसी मेहता ने जब देखा कि कानपुर के अंदर, कलकत्ता के अंदर चमड़ा फैक्ट्रियों के द्वारा चमड़े का जो उद्योग किया जाता है, उसकी चमड़े की जो सफाई होती है, उस सफाई के बाद जो प्रदूषित जल है वो गंगा नदी में आ जाता है। दूसरी बात कि गंगा नदी के अंदर बहुत सारा फूल, बहुत सारी मालाएं, बहुत सारी जो है मतलब कि लाशों को सहरा दिया जाता है। ये धार्मिक कारण जो मैंने बताया उसके कारण भी गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। न केवल गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, यमुना नदी का भी रंग काला हो रहा है। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है फाइल हुआ और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर अधिवक्ता एमसी मेहता ने यह दलील दिया कि जीवन जीने का अधिकार हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 हमें यह अधिकार देता है कि हम अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जिए। अब जीवन जीने के लिए जरूरी है कि पर्यावरण स्वच्छ हो। अगर हमें स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो हम बीमार होकर मर जाएंगे। अगर हमें स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी तो हमारे फेफड़े इन्फेक्टेड हो जाएंगे और हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारण जीवन जीने का अधिकार प्रभावित होता है। खास तौर से जो एमसी मेहता ने जो जल प्रदूषण की बात करी कि नदियों में जो धार्मिक कार्यों के कारण जो प्रदूषण उत्पन्न होता है और जो व्यावसायिक कारणों से प्रदूषण होता है, उसकी वजह से उस पानी को पीने से लोगों के जीवन को खतरा उत्पन्न होता है। तो क्यों ना जो है जो हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है, उसका वायलेशन हो रहा है इन उद्योगों के कारण, इन धार्मिक प्रतिष्ठानों के कारण, अनुष्ठानों के कारण। तो जजमेंट आया कि पर्यावरण की शिक्षा
और पर्यावरण के संबंध में जानकारी भारत के सभी नागरिकों को होनी चाहिए। कैसे होगी? टीवी के माध्यम से होगी, रेडियो के माध्यम से होगी, अखबार के माध्यम से होगी, जो संचार के साधन है उनके माध्यम से होगी। परंतु कंटिन्यूजली लगातार अगर हम किसी विचार को टिकाए रखने चाहते हैं और उसको बनाए रखना चाहते हैं तो हमको स्थायी व्यवस्था करनी है। किसी भी कल्चर को अगर हम स्थायी रूप से जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना चाहते हैं कि एक पीढ़ी को ट्रांसफर हो गया, 100 साल बाद वही बात वही कल्चर तीसरी पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाए, फिर वही कल्चर वही बात चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं पीढ़ियों को ट्रांसफर हो जाए, लगातार एक कल्चर जिंदा रहे और उसका ट्रांसफर होता रहे, तो उसका सबसे बड़ा साधन है शिक्षा। यदि शिक्षा के माध्यम से आप जो है अपनी कल्चर का, अपनी संस्कृतियों का लगातार प्रचार करते हैं तो एक पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी शिक्षा पढ़ती रहेगी, सिलेबस के अंदर रहे और पढ़ते रहेंगे और जो है वह विचार प्रभावित होता रहेगा। तो इस दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि एनवायरमेंटल स्टडी लगातार जो है पढ़ाई जाए, प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षा तक पर्यावरण शिक्षा सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए और अनिवार्य रूप से होना चाहिए और हर व्यक्ति को पर्यावरण की शिक्षा दी जाए जो भी अध्ययन करने वाला स्टूडेंट है। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है, जो हमें जीवन जीने का अधिकार, जो हमारी ड्यूटी है उसको संज्ञान लिया गया और जो है एमसी मेहता के अंदर जो है डिसीजन दिया गया और उस डिसीजन के बाद जो है आज जो है प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा सर अनम्यूट कर लें, म्यूट हो गया आप। तक पर्यावरण की शिक्षा अनम्यूट करें सर, अनम्यूट। अब आ गई? जी, कितनी देर से नहीं आ रही थी? अभी हुआ था। अच्छा, तो आई वाज टेलिंग दैट इज ए वेरी एप्रिशिएटिंग डिसीजन एनसी मेहता केस के अंतर्गत हमारे आपके सभी के प्राणों की हिफाजत की गई, अन्यथा व्यवसाय और धार्मिक अनुष्ठान के चलते हमारे जीवन को आसान संकट उत्पन्न हो गया था। उसके अलावा जो है ग्लोबल वार्मिंग के विषय में बता चुका हूँ मैं। तो इस तरीके से गंगा जी का प्रदूषण जो कानपुर के द्वारा और जो है कलकत्ता के अंदर जो प्रदूषण उत्पन्न होता था उस पर भी केस है, कई केस ऐसे फाइल हुए जिसके माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा की व्यवस्था की गई और सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट उसमें दिया। परंतु मैं पर्यावरण के प्रदूषण के संबंध में एक बात और शामिल करना चाहता हूँ, वो ये है कि पर्यावरण का प्रदूषण दूर करने का लाभ तब तक नहीं होगा जब तक व्यक्तियों के दिमाग के अंदर मानसिक प्रदूषण को दूर नहीं कर दिया जाता। पर्यावरण का प्रदूषण हमारे
आसपास के आवरण को दूषित करता है, परंतु मानसिक प्रदूषित व्यक्ति के विचार इतने प्रदूषित होते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषित विचार का प्रचार प्रसार और प्रवाह इतने बड़े पैमाने पे होता है कि मानसिक प्रदूषण के कारण धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव पूरी दुनिया में जारी है। ये मानसिक प्रदूषण को कौन परिभाषित करेगा? इंटरनेशनल लेवल पर 5 जून को पर्यावरण दिवस तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु जो मस्तिष्क की सफाई होनी है, मस्तिष्क के अंदर प्रदूषण है, ऊंच नीच का प्रदूषण है, छुआछूत का प्रदूषण है, जातिवाद का प्रदूषण है। हेलो, धर्मवाद जी, हेलो हेलो, मैं जो है बता रहा था, ऐसा लगता है बादल सिंह बहुत जी कहीं बात कर रहे हैं, मैं कैरी ऑन करता हूँ। तो ये जो प्रदूषण है, ये जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण के संबंध में मैं भारत के नागरिकों का ध्यान आकर्षित करता हूँ। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A की चर्चा हो गई, परंतु अनुच्छेद 15 जो धर्म, मूल, वंश, जातीय, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव को निवारित करता है, उसके ऊपर भी गहन चर्चा होनी चाहिए। और मानसिक प्रदूषण को परिभाषित किया जाना आवश्यक है, खास तौर से मानसिक प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है। अभी हमने पर्यावरण के प्रदूषण से उत्पन्न होने प्रभाव के संबंध में बताया, परंतु मानसिक प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले प्रभाव क्या क्या है। भारत के अंदर करीब करीब 1 करोड़ लोग, अंदाजा है, इसके पास मेरे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि मानसिक प्रदूषण के कारण करीब करीब 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है। कैसे? कि धार्मिक रूप से जो विकृत मस्तिष्क है, जिनके मस्तिष्क में घृणा उत्पन्न होती है, एक धर्म का व्यक्ति जब दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति घृणा से ग्रसित हो जाता है, तो वह उस व्यक्ति से नफरत करने के लिए आर्थिक और शारीरिक हानि कारित करता है। परंतु जब एक से अधिक व्यक्ति, एक समुदाय, एक वर्ग, एक बहुत बड़ी आबादी जब धार्मिक रूप किसी दूसरे धार्मिक व्यक्तियों से घृणा करने लगती है, तो सांप्रदायिक हिंसा होती है। और सांप्रदायिक हिंसा होने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं होती है, जन हानि होती है, धन हानि होती है। ये सब होता है मानसिक प्रदूषण के कारण। दूसरी बात, न केवल धार्मिक रूप से घृणा उत्पन्न होती है व्यक्ति के विरुद्ध दूसरे व्यक्ति के, बल्कि
भारत देश के अंदर एक जाति के व्यक्ति के को कहीं पर गौरव में, कुछ जातियों के व्यक्तियों को अपनी जाति को बताने में गौरव महसूस होता है, वहीं कुछ जातियां अपनी जाति को छुपाए छुपाए घूमती हैं, वो बताने से डरती हैं, क्योंकि उनको गौरव नहीं, अपनी जाति बता देने पर अपमान का बोध होता है, हीन भावना का बोध होता है। और जाति आधार पर जो घृणा है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जाति आधार पर घृणा करता है, तो वह उसे आर्थिक और शारीरिक हानि भी पहुंचा सकता है। परंतु जब एक बहुत बड़े समुदाय के द्वारा या बहुत बड़ी आबादी के द्वारा या कोई सिस्टम के द्वारा जाति गणना को उत्पन्न किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप जाति दंगे होते हैं, जाति दंगों के कारण जो है भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जनहानि होती है, धन हानि होती है, लोगों को अपमानित होना पड़ता है, यहाँ तक कि जाति गणना के चलते विकृत मस्तिष्क के व्यक्तियों के द्वारा बलात्कार जैसी घटनाएं कारित की जाती है। एक जाति वर्ग को दूसरी जाति के वर्ग के ऊपर अपना वर्चस्व प्रदर्शित करने के लिए चलती हुई बारात से घोड़ी से उतार दिया जाता है। जब घोड़ी से किसी व्यक्ति को उसकी बारात से उतार दिया जाता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कोई व्यक्ति अपने विवाह में घोड़ी पे बैठ कर जा रहा है और दूसरी जाति के लोग उस वर्ग से इतनी घृणा, इतनी नफरत करते हैं, जिसके चलते जो है उसको घोड़ी से जो है उसके विवाह स्थान तक जाने से निवारित करते हैं, और जिसके कारण जो है संघर्ष पैदा होता है, जाति संघर्ष होता है, और बड़े पैमाने पर जो है भारत देश के अंदर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और जनहानि, धन हानि होती है। तो जो मानसिक प्रदूषण है, उसको भारत के संविधान के अंदर हम जब देखें तो अनुच्छेद 15 के अंदर हम पाते हैं कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर जो भेदभाव है नागरिकों के विरुद्ध स्टेट नहीं करेगा। तो स्टेट तो नहीं करेगा, व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, तो उसका क्या होगा? तो ये भारत की एक बहुत बड़ी जो है समस्या है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती है, और ये जातियां न केवल राष्ट्र विरोधी होती हैं, बल्कि राष्ट्र के, व्यक्ति के सभी प्रकार के विकास में बाधक होती है। जिस तरीके से एक नाव को कंगारे में बांध करके नाविक चाहे जितना ताकतवर हो चलाने की कोशिश करे, खे नहीं सकता। उसी तरीके से जब तक जातियां भारत के मानव के बीच में रहेंगी, तब तक भारत के मानवों का विकास अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह की पोटेंशियल भारत के अंदर है, क्योंकि एक जाति दूसरे जाति के विकास में बाधक है। तो 5 जून
को जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पर्यावरण के प्रदूषण पर सभी लोग चर्चा करते हैं, एक वृक्ष लगाते हैं, अच्छी बात। परंतु ये जो मानसिक प्रदूषण है, जिसका प्रभाव पर्यावरण के प्रदूषण से भी ज्यादा घातक है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। और जब भारत के व्यक्तियों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो भारत का विकास कैसे होगा? भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? इसलिए मानसिक प्रदूषण को इंडिकेट करना और उस मानसिक प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले घृणा अपराध यानी हेट क्राइम पर चर्चा करना, हेट क्राइम पर सेमिनार करना, हेट क्राइम पर मीटिंगें करना, हेट क्राइम पर पुस्तकें लिखना, हेट क्राइम पर मैगजीन में आर्टिकल लिखना, हेट क्राइम के संबंध में विस्तार से रिसर्च करना, नए नए अनुसंधान करना और हेट क्राइम के कारकों को दूर करने के लिए आंदोलन करना, सरकारों को बताना, नए नए कानून बनवाना, नए नए अधिनियम बनवाना, और ये सब कर्तव्य है, मैं समझता हूँ, भारत के नागरिकों का, ताकि भारत के अंदर से भी मानसिक प्रदूषण को समाप्त किया जा सके। कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मैं यहीं पर जो है अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय ईमान साहब। बड़े ही विस्तार के साथ आज पर्यावरण दिवस पर नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत व्याख्यान हुआ है और ये पूरा व्याख्यान प्रथम जो सील है हमारा पानातिपात वेरमणि सिक्कापदम समादयामि। जब प्राणी सुरक्षित होंगे, प्राणी कब सुरक्षित होंगे? जब जंगल और पर्यावरण सुरक्षित होगा। उसके निमित्त ये पूरी व्याख्या आपके द्वारा हम सभी ने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राजकुमार विद्यार्थी सर से अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्षीय उद्बोधन आज के उस वाचन कर रहे हैं माननीय विद्यार्थी साहब। माइक अनम्यूट करिए सर, माइक अनम्यूट करिए। सर माइक अनम्यूट करिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको माइक अनम्यूट। हाँ जी जी हो गया जी। हाँ जी आ रही जी आवाज आ रही। आज के कार्यक्रम पर अध्यक्षीय उद्बोधन करने हैं माननीय विद्यार्थी। हाँ जी, तो आज प्रोफेसर आरसी दीवान जी ने जो पर्यावरण से संबंधित जो जानकारी दी, संविधान के अनुच्छेद 51A का उन्होंने बड़े विस्तार से हमें बताया और बड़ी बारीकी से जानकारी दी हमें। तो मैं समझता हूं कि हमें वृक्ष लगाने पर जोर देना चाहिए। वृक्ष जितने ज्यादा लगेंगे उतने ज्यादा पर्यावरण भी हमारा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात जो दीवान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मानसिक प्रदूषण की, तो जो मानसिक प्रदूषण की बात आती है तो आज संविधान लागू होने के बाद की स्थिति हम देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि संविधान लागू होने से पहले क्या स्थिति रही होगी लोगों की, क्या
लोगों ने उस टाइम अपना जीवन यापन किया होगा। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के ऋणी हैं कि जिन्होंने कुछ कानूनी प्रावधानों से हमें वो इतनी आगे ले आए हैं, इतना आगे ले आए हैं पिछले मामले में। हालांकि अभी भी सामाजिक जागरूकता की बहुत जरूरत है, पर हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा या दूसरे भी संगठन लगे हैं, वो इस ओर बड़ी तेजी से काम करेंगे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी। अगर आज के वाचन पर किसी साथी को कुछ जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा अपनी रख सकते हैं। माननीय धीमान साहब मौजूद है। मैं माइक के परमिशन कर रहा हूँ। जिन साथियों को कोई अपनी बात पूछना हो पूछ सकते हैं, अपना माइक खोल दे। 5 मिनट तक के लिए रहेगी, इसके बाद हम समाप्त। जो भी साथी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। निगम साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो माइक ओपन करें। जी कुछ पूछना चाहते हैं निगम साहब? हाँ बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? अगर वो पूछना नहीं चाहते तो मैं निवेदन करता हूँ हम सभी साथी दोनों हाथ जोड़े और सभ्य सत्ता से कार्यक्रम समाप्त करें। दोनों हाथ जोड़कर सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु सभ्ये भवन्तु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सभ्ये सत्ता सुखी सभ्ये भवन्तु जगतो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के समापन की विधिवत घोषणा की जाती है। उपस्थित सभी आदरणीय जनों का आभार। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यूट्यूब चैनल 1 घंटे बाद उपलब्ध रहेगा। आज का व्याख्यान आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यूट्यूब चैनल है। आरबीए में